अवाम की तरफ से नेतन्याहू की वीक गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया जाए कि वो हम्म। फर्दर एस्केलेट ना करे। अमेरिका के ऊपर इसराइल का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, और अमेरिका का एक तो इसराइल को प्रोटेक्ट करना है, और दूसरा इसराइल को कोई भी ऐसा मुल्क जो इसराइल के लिए थ्रेट क्रिएट कर सकता है फ्यूचर में, उसको इरेडिकेट करना है, उसको न्यूट्रलाइज करना है। अमेरिका इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है जितना वो अब से 10 साल पहले था। इसराइल इज द मोस्ट हेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कदाफी एक मतलब फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट अहमद हसन अल अरबी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, आप देख रहे हैं ऑलरेडी इसराइल ने क्या वजूहात हो सकती हैं कि इस मौके पर अटैक किया है, और फिर इस दफ़ा इसराइल ने खाली अटैक नहीं किया, ईरान ने भरपूर जवाब दिया है। और इसको आप कैसे देखते हैं ओवरऑल सिचुएशन को? देखें, जो ईरान के ऊपर इसराइल का अटैक है उसको आपको कंटेक्चुअलाइज करना बहुत ज़रूरी है। ये आइसोलेशन में नहीं हुआ एक अटैक, इसकी एक हिस्ट्री है, इसका एक बैकग्राउंड है, इसके पीछे प्रॉपर आइडियोलॉजीज हैं, इसके पीछे प्रॉपर वॉर डॉक्ट्रिन्स हैं। हम्म। और जो इसराइल ईरान के ऊपर अटैक किया, इससे पहले जब गाजा वाला मामला हुआ, जब 7 अक्टूबर हुआ, तो उसके बाद से जो जेनोसाइड इन्होंने कैरी आउट करना शुरू किया गाजा के ऊपर, तो उस वक्त से जो लोग मिडल ईस्ट को समझते हैं, मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स को समझते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस को समझते हैं, वो उस वक्त से कह रहे थे कि गाजा इस वक्त जो इसराइल का प्लान है, ग्रेटर इसराइल का जो प्रोजेक्ट है इनका, वो फाइनल स्टेज पे दाखिल हो चुका है। और इन्होंने सबसे पहले गाजा को फ्लैट करना है, किसी हद तक गाजा को इन्होंने न्यूट्रलाइज करने के बाद इन्होंने आगे बढ़ के सीरिया के अंदर अपनी मर्जी की हेडलेस एक स्टेट बनाने की कोशिश की, अपनी मर्जी की रजीम लेके आनी है, और फिर उसके बाद उन्होंने ईरान की तरफ जाना है। और यही हुआ, एग्जैक्टली यही हुआ। जब इन्होंने गाजा के ऊपर अटैक किया तो हिजबुल्लाह के पास लेबनान की तरफ से ऑप्शन थी कि वो अगर इसराइल के ऊपर अटैक करते तो इसराइल को बहुत टफ टाइम दिया जा सकता था, टू द एक्सटेंट कि जो इनके डिफेंस एनालिस्ट थे इसराइल के, वो ये कहते थे कि अगर ये आ, इस तरफ से हिजबुल्लाह अटैक कर दे नवंबर दिसंबर के अंदर, तो दोनों हमास और हिजबुल्लाह तल अवीव के अंदर एक दूसरे से हाथ मिला रहे होंगे, इतना ज्यादा प्रेशर था इसराइल पे। फिर उसके सीरिया की तरफ असाद की हुकूमत थी। असाद अगर रिटेलिएट करता तब भी इसराइल के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता, लेकिन बशारुल असाद ने कहा कि नहीं, मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरी हुकूमत खतरे में चली जाएगी। फिर हुआ यही कि सबसे पहले उन्होंने गाजा को फ्लैट किया, फिर उन्होंने हिजबुल्लाह को खत्म किया। वो 3,000 पेजेस वाला वाकया हुआ, एक दिन के अंदर बगैर लड़े हिजबुल्लाह की तमाम लीडरशिप डीकैपेसिटेट हो गई। उसके बाद ये सीरिया की तरफ चले गए, सीरिया में अपनी मर्जी की हुकूमत ले आए, सीरिया को हेडलेस बना दिया। और फिर उसके बाद उन्होंने ईरान की तरफ अटैक किया। उससे पहले उन्होंने ईरान सदर, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को आपके सामने उसके साथ क्या हुआ, फिर उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने इस्माइल हानिया को वहां पे शहीद किया, और पिन पॉइंट प्रिसाइज इंटेलिजेंस के बाद। तो ये सारे इशारे थे कि ईरान की तरफ आना है। ईरान परसीव नहीं कर सका उस थ्रेट को, या जो रिएक्ट करना चाहिए था, रिटेलिएट करना चाहिए था इसराइल को डिटर करने के लिए, वो नहीं कर सका। और इवेंचुअली फिर वही हुआ जिसका खतरा था। उन्होंने ईरान के ऊपर ऐसा हमला किया कि अब ईरान के पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं था सवाए इसके कि वो एक पावरफुल रिटेलिएशन दे। तो फिर ईरान ने एक रिटेलिएशन दी। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, इसमें बताया जा रहा है कि जो इसराइल ने अटैक किया है, इसमें जो ईरान के एटमी असासों में जहाँ साइंसदान वगैरह भी शहीद हुए हैं, वहाँ पर भी अटैक हुआ। किन-किन जगह पर ईरान पे अटैक हुआ? उसके बाद जो ईरान ने रिटेलिएट किया है, आगे से जवाब दिया है, तो तिल अबीब में कौन-कौन सी जगह पे अटैक किया है ईरान ने? तो क्या ओवरऑल ग्राउंड क्या सिचुएशन आप समझते हैं, क्या देखते हैं? देखिए, अभी तक जो पहला ईरान का अटैक इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया था ना, अभी तक, अब से 10-15 मिनट पहले तक मैं एक रिपोर्ट पढ़ा था, अभी तक प्रॉपर डैमेज असेसमेंट नहीं हुई। अभी भी हुँ, डैमेज असेसमेंट हो रही है कि उन्होंने क्या अटैक किया था। हुँ, इसराइल ने उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो हैं उसके ऊपर इसराइल क्लेम करता है कि उसने अटैक किया, हुँ, उनकी हुँ, मिलिट्री बेसिस के ऊपर अटैक किया, हुँ, उनके डिफेंस और रडार सिस्टम्स के ऊपर अटैक किया। हुँ, और बेसिकली उन्होंने मिलिटारली जो हुँ, ईरान जो पोज कर सकता है एक मिलिट्री थ्रेट इसराइल के हुँ, लिए, उसको इरेडिकेट करने की कोशिश की, उसको खत्म करने की कोशिश, जो कि इसराइल का हमेशा से यही प्ले रहा हुआ है। वो आप हुँ, जो 6 डेज वॉर हो या बाकी जो भी मिडल ईस्ट के अंदर बड़ी जंगें हुई हैं, आपने देखा कि इसराइल की कोशिश यही होती है सरप्राइज अटैक करके मिलिट्री को डिकैपेसिटेट कर दिया जाए। तो ईरान के साथ भी हुँ, उन्होंने ये किया। ईरान की डायनामिक्स डिफरेंट है, एक बड़ा मुल्क है। इसराइल की हुँ, ऑन कॉन्ट्रेरी डायनामिक्स डिफरेंट है, एक छोटा सा इलीगली ऑक्यूपाइड लैंड है, जिसके अंदर उन्होंने हुँ, पूरी से पूरे यूरोप से यहूदियों को लाके आबाद किया है, और ज्यादातर वहां पे अर्बन सेंटर्स है, और उनकी कमजोरी अर्बन सेंटर्स हैं। हुँ, ईरान ने बदले में तलावीव को हिट किया। तलावीव को हिट करने का मकसद ये था कि एक तो कल फॉक्स न्यूज के ऊपर ये खबर आ रही थी कि ईरान हुँ,
इसराइल के मिलिट्री हेडक्वार्टर को भी हिट की है, तल अवीव। बिल्कुल बिल्कुल और फिर तल बिल्कुल। अवीव के जो अर्बन सेंटर्स के ऊपर अटैक किया, उसके बाद आपने वो पैनिक की वीडियोस देखी होंगी कि लोग किस तरह पागलों की तरह भाग रहे हैं और परेशान हैं और वो सारा कुछ। तो उसका प्लान ईरान का गालिबन यही था कि अवाम की तरफ से नेतन्याहू की वीक गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया जाए कि वो हम्म फर्दर एस्केलेट ना करे। तो उस चक्कर में उन्होंने अर्बन सेंटर्स के ऊपर हिट किया। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ये अमेरिका ने ऑलरेडी अमेरिकी अखबारात बताना उन्होंने शुरू कर दिया था कि शायद ईरान पर इसराइल अटैक करेगा। तो अब जब ईरान ने अटैक किया है तो आगे से अमेरिका कहता है कि सालसी करनी चाहिए और अगर ईरान अटैक करता है तो हम भी आ जाएँगे। इस तरह की भी चीज़ें होती हैं, बातें होती हैं। क्यों इस अमेरिका क्यों नहीं रोकता पहले ही इसराइल को कि आप ये काम ना करें? क्योंकि जब वो काम ये कर लेते हैं जंग वाला तो फिर आगे से ईरान को ही रोका जाता है। जी देखिए, ईरान, अमेरिका के ऊपर ईरान का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, जिसको सॉरी, अमेरिका के ऊपर इसराइल का इन्फ्लुएंस बहुत इस ज्यादा है, और ये अभी से नहीं है, शुरू से है। हुँ, जो इसराइली हुँ, लॉबिस्ट हैं, अभी आपने देखा पिछले मेरा हुँ, ख्याल है 3 माह के अंदर 2 या 3 विजिट्स हो चुके हैं नेतन्याहू के अमेरिका में। और हुँ, जो किसी दुनिया से ढका छुपा नहीं है, अमेरिका के बजट का हुँ, एक मेजर पोर्शन इसराइल के एक्सपेंसेस को रन हुँ, करने हुँ, में, इसराइल की नीड्स को पूरा करने में गुजरता है। अमेरिका का जो हुँ, मिलिट्री एडवेंचरिज्म रहा है पिछले 70 सालों में, स्पेशली मिडल ईस्ट के अंदर, जो भी उनके फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव रहे हैं, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था कि उन्होंने एक तो इसराइल को प्रोटेक्ट करना है, और दूसरा इसराइल को, कोई भी ऐसा मुल्क जो इसराइल के लिए थ्रेट क्रिएट कर सकता है हुँ, फ्यूचर में, उसको इरेडिकेट करना है, उसको न्यूट्रलाइज करना है। सो हुँ, जो इन्फ्लुएंस है इसराइल का वो बहुत ज्यादा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जो हुँ, प्रॉपर जो मिलिट्री जो पॉलिटिकल अपना रिटोरिक लेके आए हैं, वो वॉर का एंटी वॉर रिटोरिक है। हुँ, और जिसकी वजह से हुँ, उसको पिराई मिली है बहुत ज्यादा अमेरिका हुँ, के हुँ, अंदर। अमेरिका ने उसको, अमेरिकन ने उसको इलेक्ट भी किया और वो सारा कुछ। हुँ, इसराइल कॉन्ट्रेरी, उसका जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव इस वक्त है वो जंगों का फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है, वो चाहते ही जंगें करना है। तो यहाँ पे एक हुँ, थोड़ा सा रिफ्ट है बिटवीन द अमेरिकन पॉलिटिकल गवर्नमेंट एंड द इसराइली हुँ, गवर्नमेंट। तो इनके आपस में इंटरेस्ट जो हैं इस तरीके से, हुँ, वो हुँ, रियासतों के इंटरेस्ट नहीं, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी हुँ, के, हुँ, डोनाल्ड ट्रंप की एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी के, और इसराइल के, वो हुँ, आपस में हुँ, एक दूसरे से इख्तलाफ कर रहे हैं। तो इस वजह से आप ये थोड़ी सी कंफ्यूजन इनके अंदर देख रहे हैं। और दूसरी बात ये, अमेरिका इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है जितना वो अब से 10 साल पहले था। हुँ, हुँ, और बिल्कुल, बिल्कुल। इसराइल इसराइल अब से 3 साल पहले जो इसराइल की पोजीशन थी पूरी दुनिया के अंदर, उसके मुकाबले में अब इसराइल इज द मोस्ट हेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। हुँ, इंसानियत की तारीख में सबसे ज्यादा नफरत इस दुनिया को हुँ, जिस मुल्क से है वो इसराइल है। हुकूमतें बेशक बिल्कुल। इसराइल के साथ हों या ना हों, हुँ, अवाम हुँ, इसराइल के खिलाफ है। तो जो बिल्कुल, पॉलिटिकल बिल्कुल। गवर्नमेंट है वो वैसे भी थोड़ी अप्रिहेंसिव है अपने आप को हुँ, इसराइल के साथ खड़ा करके दिखाने में। हुँ। अच्छा, अहमद भाई, बहुत से लोग और बहुत से कुछ इस तरह की बातें करते हैं कि जिस तरह शायद ईरान ने एटम बम बना लिया या उसके करीब है या वो कभी भी एटमी धमाके करके बता सकता है कि मैं भी एटमी पावर बन चुका हूँ। इतना करीब और ये सब कुछ होने के बावजूद ईरान क्यों अभी तक रुका हुआ है ज़ाहिर करने से, या उनके पास है या नहीं है? जिस तरह एटमी तंसीबात के करीब अभी बताया जा रहा है कि इसराइल ने अटैक भी किया है, तो इसका मतलब है कोई कुछ ना कुछ तो एटमी हथियार या कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें ईरान के पास मौजूद हैं। तो आप क्या समझते हैं ईरान क्यों अभी तक इस चीज़ से पीछे हटा हुआ है? क्योंकि जब वो एटमी धमाके कर देगा, उसके बाद इसराइल का हमला करना थोड़ा मुश्किल होगा। मुश्किल हो तो जाएगी। आप क्या समझते हैं इसकी डेप्थ क्या असल? एग्जैक्टली यही सवाल है जो ईरानियंस के, जो ईरानियंस को पूरी दुनिया कर रही है इस वक्त। हुँ, ईरान ईरानियंस ये एक ऑफिशियली तो कुछ भी नहीं कहते, लेकिन अनऑफिशियली ये इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। तो हुँ, दुनिया यही सवाल कर रही है कि अगर अभी आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं और आपको हाँ, पता है कि इसराइल आपको डिसइंटीग्रेट करने के लिए आपके ऊपर हमले कर रहा है, तो फिर आप उसका एक तजर्बा क्यों नहीं कर लेते इसराइल को डिटर बिल्कुल, करने के लिए। सो बिल्कुल। क्वेश्चन मार्क, ईरानियंस को इस बात के बारे में सोचना चाहिए वॉर डॉक्ट्रिन्स के लिहाज से, जो कि हुँ, मेरा इंटरनेशनल रिलेशन का मैं एक तालिब इल्म हूँ। वॉर हुँ, हुँ, डॉक्ट्रिन्स के लिहाज से न्यूक्लियर जो वॉर डॉक्ट्रिन्स होते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ डिटरेंस है, बाकी हुँ, जिस भी तरह के डॉक्ट्रिन है, उस लिहाज से तो लगता यही है थ्योरेटिकली कि अब अगर ईरान अब नहीं कर रहा न्यूक्लियर हुँ, तजर्बे, तो फिर शायद वो कभी भी ना करे। हुँ, सो बिल्कुल, लेकिन ग्राउंड के ऊपर रियलिटी क्या है, ईरानियंस बेहतर बता सकते हैं, दुनिया यही सवाल बिल्कुल। कर रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, लास्ट में सर, ये जो अभी जंगी सूरत-ए-हाल बनी इसमें बताया जा रहा है कि जो 5th जनरेशन के जेट्स हैं इसराइल के,
वो भी डाउन किए, वो भी गिराए हैं। और ये आप क्या क्या समझते हैं, जिस तरह इंडिया भी बात कर रहा था कि हम 5th जनरेशन के जेट्स बनाने जा रहे हैं, तो अगर ऑलरेडी ईरान ने गिरा दिया तो कितने कामयाब हो पाएंगे, इसे इसके हवाले से थोड़ा सा बताएं ना। देखिए, अगर ये रिपोर्ट्स तो आ रही है, मेरे ख्याल है 2 जहाज़ों का तो इसराइल ने भी कबूल कर लिया है कि हम उनके हम्म गिरे हैं। जो कि हम्म इसराइली सोर्सेज जो हैं, अनऑफिशियल सोर्सेज, वो कह रहे हैं कि हमारे 2 जहाज़ गिरे हैं। हम्म ईरान तो क्लेम कर रहा है, पहले शुरू शुरू में तो उन्होंने कुछ क्लेम किया था कि 20 के करीब जहाज़ गिरे हैं, फिर उन्होंने 6 7 8 पे आ गए। सो अभी, जैसा हम्म मैंने कहा, अभी डैमेज असेसमेंट हो रही है कि क्या हम्म नुकसान हुए हैं और किस तरीके से इसको वे करना है। लेकिन ये हम्म बहुत बड़ा सेटबैक होगा, जहाज़ों का गिरना जंग के अंदर बहुत बड़ा सेटबैक होता है। पाकिस्तान इंडिया पहलगाम वाले वाक़े के बाद आपने देखा कि जो हम्म 6 जहाज़ उनके गिरे, जिसमें से 3 राफेल थे, तो उनकी हम्म, तो कमर टूट गई थी। उसके बाद वो अभी तक इंडियन एयरफोर्स जो है वो बिल्कुल स्टेबल नहीं हो सकी, वो खड़े नहीं हो सके अपने पैरों पे। अभी तक वो 1 महीना लगा उनको ये एक्सेप्ट करने में कि हमारे हमारे जहाज़ गिरे हैं। और वो भी आपने बिल्कुल। देखा दुनिया के सामने कैसा तमाशा उनका हम्म, हुआ। और बिल्कुल। जो ईरान और इसराइल की जंग है, उसको आप उसमें आपको फुटप्रिंट नजर आएगा पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग हुई उसका, क्योंकि इंडिया भी जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है वो अपनी इसराइल से ही लेता है। इसराइल से, बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल। ही वो ड्रोन्स भेजे थे, उन्होंने ही, इसराइल ने ही उनको सारा कमांड एंड कंट्रोल ड्रोन्स का जो है वो एस्टेब्लिश करके दिया था, जिसको फिर पाकिस्तान ने तबाह किया। सो यहाँ पे अभी बड़ी दुनिया के अंदर सीधी सीधी जो वो है लाइंस वो ड्रॉ हो चुकी हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल इस वक्त बिल्कुल इसराइल और इंडिया खुल के पाकिस्तान के खिलाफ खड़े, और बिल्कुल बिल्कुल। और खुल के जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं ममालिक, वो पाकिस्तान का हम्म साथ दे रहे हैं। सैमुअल पी हंटिंगटन ने 1992 में एक किताब लिखी थी, क्लैश ऑफ हम्म सिविलाइजेशन। उसमें उसने क्लियरली इंडिकेशन दी थी कि आने वाले चंद सालों के अंदर पूरी दुनिया अपने जो है वो नए अपने ब्लॉक्स बना लेंगी, और फिर दुनिया में खूंरेज जंगें होंगी। और अब वही हम देख रहे हैं, पाकिस्तान को सिर्फ इंडिया से थ्रेट नहीं है, पाकिस्तान को इसराइल से भी थ्रेट है। और बिल्कुल ईरान बिल्कुल। के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने हमला किया, जो जो कुछ वो कर रहे हैं, उससे ये चीज वाजे नजर आ रही है कि आने वाले दौर, और इंडिया भी इस वक्त पर तोल रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर किसी तरीके से कोई मिस एडवेंचर हम्म दोबारा करे इसराइल की हम्म मदद के साथ। सो हम्म सिचुएशन बड़ी तेजी से चेंज हो रही है। आगे आने वाले चंद हफ्तों में, चंद महीनों में आपको बिल्कुल दुनिया का नक्शा, दुनिया के हालात बदलते नजर आएंगे। लेकिन इस हम्म सारी सिचुएशन के अंदर आपको एक बात की एश्योरेंस होनी चाहिए कि पाकिस्तानीज आर क्लोजली ऑब्जर्विंग वट एवर दैट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। और पाकिस्तान हम्म जो है बिल्कुल ऑब्जर्व भी कर रहा है, और पाकिस्तान तैयार भी है, और हम हम्म। एंटिसिपेट कर रहे हैं, और हम इनको जवाब देना भी जानते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, जितना कि अहमद हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे और इंटरनेशनल रिलेशन के बड़े दबंग एनालिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया अहमद भाई, आपने नया दौर को टाइम दिया। इंशाल्लाह इन फ्यूचर में भी हम आपसे मज़ीद इंटरव्यूज़ करेंगे इंटरनेशनल हवाले से, वॉर के हवाले से। फ़िलहाल के लिए नया दौर से मोअम्मर क़ज़ाफ़ी को और अहमद हसन साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।